तो आज हम लोग यहाँ पे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसे मोस्टली लोग आर्क वेल्डिंग बोलते हैं एंड SMAW बोलते हैं। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग वाज इन्वेंटेड रसिया, मतलब ये रसिया में इसका इन्वेंशन हुआ 1888 में। एंड जब स्टार्टिंग में ये बिल्डिंग का इन्वेंशन हुआ, तब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ बेयर मेटल रोड। जो हमारा इलेक्ट्रोड था वो उस पे के ऊपर फ्लक्स नहीं चढ़ा हुआ था, नो फ्लक्स कोटिंग टू गिव प्रोटेक्टिव गैस शील्ड, मतलब इन्वायरमेंट से बचाने, गैसों से बचाने के लिए उस पे कोई फ्लक्स वगैरह नहीं लगा हुआ था स्टार्टिंग में। कोटेड इलेक्ट्रोड वारन डब्ल्यू अंडर द एर्लिन एंड स्टार्टिंग में तो मतलब नहीं लगा हुआ था, बट 1900 ईस्वी तक मतलब जब ये इन्वेंशन हुआ 1888, आफ्टर 12 इयर्स कोई भी उसमें फ्लक्स वगैरह नहीं हुआ, मतलब बेयर मेटल का यूज किया। बेयर मेटल का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफेक्ट आएगा, इस पर तोड़ेगा। बाद में क्या होगा, व्हेन द केजलबर्ग प्रोसेस वाज इन्वेंटेड इन स्वीडन, स्वीडन में उसका थोड़ा और इन्वेंशन हुआ। एंड द क्वासी आर्क मेथड वाज इन्वेंटेड इन यूके, एंड एक क्यूसी आर्क मेथड है जो कि यूके में इन्वेंटेड हुआ। बाद में धीरे धीरे वो प्रोसेस में आया। ओके, द मोस्ट वर्सटाइल वेल्डिंग प्रोसेस MMA इज सुटेबल फॉर मोस्ट फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। मतलब ये जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है, ये फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब वो होता है जिसमें आयरन की मात्रा होती है, वो फेरस है। और नॉन फेरस जो जिसमें आयरन नहीं होता, जिसमें लोहा नहीं होता है, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, SS, जिसमें आयरन नहीं होता है वो नॉन फेरस होता है। एंड जैसे CS, MS, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ये सब फेरस मेटल होते हैं। ओके, और ए वाइड रेंज ऑफ थिकनेस, इट कैन बी यूज इन ऑल पोजीशन। इस बिल्डिंग को हम लोग कोई भी पोजीशन में यूज कर सकते हैं। एंड द फाइनल बिल्ड क्वालिटी द प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन द स्किल बिल्डर, मतलब जो फाइनल बिल्डिंग है वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, when an arc is stuck between the coated electrode and workpiece, burst surface melt to form a whirlpool। मतलब जब भी इलेक्ट्रोड को टच करते हैं जॉब के साथ में, तो वहां पे एक whirlpool बनता है। द एवरेज टेम्परेचर द पीक द आर्क इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब जब भी वेल्डिंग हो रहा होता है तभी 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। Sufficient to stimulate melt the final metal consumable core with a flux coating। The flux forms gas and slag which protect the weld pool from oxygen and nitrogen। ये जो फ्लक्स का काम होता है, ये मेल्ट होने के बाद में जो ऊपर ब्लैक कलर का हो जाता है उसको स्लैग बोलते हैं, जिसको चिपिंग करके छुड़ाया जाता है, जिसका काम होता है बेल्ट पूल को ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बचाना। सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। तो इन सारी गैसों को से बेल्ट पूल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लक्स का यूज किया जाता है। इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर द मल्टीपल स्लैग solidifies pulls and must be chipped off the weld weight once the weld run is completed। मतलब जब भी आपका वेल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको उसको जो स्लैग है उसको क्लियर ही करना है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। आर बिफोर द नेक्स्ट वेल्ड पास इज डिपोजिटेड, अगर आपको उसके ऊपर और वेल्डिंग मारना है तो भी आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, स्लैग को हटाना पड़ेगा। द प्रोसेस अलाउ ओनली शॉर्ट लेंथ ऑफ वेल्ड बी कनेक्टेड। ओके, जो हमारा वेल्डिंग रोड है उसका जो एंगल है, वेल्डिंग रोड का जो एंगल है वो 75 से 80 डिग्री तक रहेगा। मतलब हमारे यहाँ पे 90 डिग्री एंड यहाँ से थोड़ा झुक जाएगा, तो ये 75 या 80 डिग्री। ओके, ये अपना मटेरियल है, इसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ है इधर, ये इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का स्लैग जम जाता है, ये आर्क जल रहा है। एंड ये अपना बेल्ट पुल है, मोल्टन बेल्ट पुल, ये गैस सील्ड। एंड ये डायरेक्शन आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो इमेज में कैसे क्या है। फिर इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है वो देखते हैं हम लोग। तो इक्विपमेंट जो है, फर्स्टली पावर सोर्स है, ये पावर सोर्स है।
जो ट्रांसफॉर्मर या रेक्टिफायर होगा। रेक्टिफायर का तो काम आप लोगों को मालूम है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एंड सेकंड नंबर पे होल्डिंग ओवन। ये जो है ये ओवन है। इसमें रॉड को 150 डिग्री टेम्परेचर पे होल्ड किया जाता है। इन्वर्टर पावर सोर्स मोर कम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। इन्वर्टर पावर सोर्स 3 नंबर, ये हमारा पावर सोर्स बड़ा वाला है एंड ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर पावर सोर्स है। इसको कहीं भी मूवेबल है, कहीं भी इजीली लेके जा सकते हैं। ओके, फोर्थ नंबर पे है इलेक्ट्रोड होल्डर। सूटेबल है, वही जो अपना होल्डर होता है वो इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया। एंड 5 नंबर पावर केबल। सूटेबल नंबर इलेक्ट्रिक पावर केबल मीन्स जो ये इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ में अटैच होता है केबल, वो पावर केबल हो गया। बिल्डिंग वाइजर जो हमारा हेलमेट हो गया वो बिल्डिंग वाइजर हो गया। एंड इलेक्ट्रोड ऑफ सुटेबल टाइप्स ऑफ एम्परेज, जो इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड भी कई टाइप के आते हैं। जब इलेक्ट्रोड का बहुत बड़ा सेक्शन है वो हम लोग कवर करेंगे आगे। एंड इलेक्ट्रोड ओवन, ये इलेक्ट्रोड ओवन, ये इलेक्ट्रोड ओवन है एंड ये होल्डिंग ओवन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपका मदर ओवन भी कह सकते हैं और ये कैरी ऑन रहता है, मतलब आप कहीं भी लेके जाएंगे तो मशीन के साथ में आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, देन अभी कंट्रोल पैनल, ये हमारा कंट्रोल पैनल है। ओके, पावर रिक्वायरमेंट। एमएमए वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट यूजिंग इधर डीसी और एसी करंट। इसको मतलब एसी और डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। विद डीसी वेल्डिंग करंट इधर पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी कैन बी यूज। डीसी में क्या है, आप चाहे तो पॉजिटिव में यूज करो, चाहे तो नेगेटिव पोलैरिटी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकते हो। सो करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन। एसी वेल्डिंग करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इज इट टू डायरेक्शनल। पावर सोर्स ऑफ एमए वेल्डिंग और ट्रांसफार्मर। Which transformer may acid suitable for welding? Transformer rectifier, which rectify AC and DC। मैंने पहले भी बोला था कि रेक्टिफायर का क्या काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। डीजल और पेट्रोल ड्राइवन जनरेटर, आप जनरेटर का यूज करते हो, कर सकते हैं पावर सोर्स के लिए, जो डीजल या पेट्रोल से चलता हो। और इन्वर्टर जो ऊपर छोटी सी मशीन दिखाई वो मोर रिसेंट एडिशनल टू बिल्डिंग पावर सोर्स, जो भी एडिशनल बिल्डिंग पावर सोर्स है, मतलब अभी नहीं आई है। अभी नहीं तो नहीं है, मगर पावर सोर्स भी थे कंस्टेंट, a power source with a constant current dropping output must be used। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं फटाक से। द पावर सोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड ओसीबी initial the arc building voltage between 40 and 40 volt to maintain the arc during welding। suitable current range typically 30 से to 35 30 350 एम्पियर। स्टेबल आर्क, रैपिड आर्क, रिकवरी आर्क। ओके, अभी हम लोग जानते हैं वेल्डिंग वेरिएबल्स क्या है। अदर फैक्टर ऑफ वेल्डिंग वेरिएबल व्हिच अफेक्ट द फाइनल क्वालिटी ऑफ एमए वेल्ड आर करंट, वोल्टेज, ट्रेवल स्पीड, पोलैरिटी एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इन सब से क्या होता है, हीट इनपुट पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपका करंट ज़्यादा रहेगा तो आपका हीट इनपुट बढ़ जाएगा, आपका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो आपका हीट इनपुट बढ़ जाएगा, आपका ट्रेवल स्पीड बहुत कम हो गया तो भी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया और करंट कम है तो कम हो जाएगा। बट अगर बहुत आपका ट्रेवल स्पीड कम हो गया, एक ही जगह पे आप राड को ज़्यादा देर तक रख दिए तो हीट इनपुट वहाँ पे बढ़ जाएगा। पोलैरिटी भी मैटर करती है, जिससे हीट इनपुट बढ़ेगा घटेगा। एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका हीट इनपुट कैसा रहेगा। ओके, ओके, यहाँ पे लिखा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सर्किट, द वेल्डिंग करंट मेजर्ड इन एम्पियर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर करंट बर्न ऑफ द रेट एंड डेप्थ पेनिट्रेशन
Building current level is determined by size of electrode and manufacture recommended by normal. जो करंट हम लोग को यूज करना है वो इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग यूज करना है, या फिर मैन्युफैक्चर जो इलेक्ट्रोड बना रहा है उसके अकॉर्डिंग वो जितना WPS में होगा या फिर मैन्युफैक्चर जितना लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग करंट यूज करते हैं, ठीक है। एम्पेयर टू लो पुअर फ्यूजन, अगर आपका एम्पेयर लो रहेगा तो मतलब कम करंट रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा पुअर फ्यूजन और पेनिट्रेशन, मतलब मटेरियल प्रॉपर मेल्ट ही नहीं होगा तो वो मतलब फ्यूजन ही नहीं होगा तो पेनिट्रेशन भी बराबर नहीं आएगा। ओके, इरेगुलर बेल्ट बीड शेप, आपका जो बेल्ट बीड है वो एकदम सीधी नहीं आएगी, एकदम अच्छे से दिखेगी नहीं, ऊपर नीचे छोटा बड़ा ऐसा हो जाएगा। स्लैग इंक्लूजन, स्लैग जो है ना वो बिल्डिंग बेड में अंदर फंस जाएगा। अनस्टेबल आर्क, आर्क भी प्रॉपर नहीं होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे आर्क इधर उधर मतलब भगेगा। आर्क स्टम्बल, पोरोसिटी, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे वहां पे। पोटेंशियल आर्क स्ट्राइक, ये सब मतलब प्रॉब्लम आएंगे अगर बहुत कम करंट है। अगर बहुत ज्यादा करंट है तो क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा करंट है तो एक्सेसिव पेनिट्रेशन, बर्न थ्रू। ओके, एक्सेसिव पेनिट्रेशन, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन आ जाएगा, बर्न थ्रू, अंदर का मटेरियल जल जाएगा, अंडर कट आ जाएगा, स्पैटर बहुत ज्यादा उड़ेंगे, पोरोसिटी मार देगा, एंड डीप क्रेटर इलेक्ट्रोड डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग, बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो क्रेटर बन जाएगा, क्रैक आ जाएगा। हाई डिपोजिशन मेकिंग पोजिशनल बिल्डिंग डिफिकल्ट। ओके, मतलब बहुत ज्यादा करंट रहेगा तो बिल्डिंग मारने के लिए भी मुश्किल है। ओके, अभी वो अगर ऊपर हम लोगों ने देखा कि एम्पियर में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो ज्यादा करेंगे या कम करेंगे तो वैसा प्रॉब्लम आएगा, बट वोल्टेज, वोल्टेज में अगर कम रहता है या ज्यादा रहता है तो क्या होगा, अगर आर्क वोल्टेज आपका लो है, कम है, तो भी पुअर पेनिट्रेशन आएगा, पेनिट्रेशन कम आएगा। इलेक्ट्रोड स्टबिंग, इलेक्ट्रोड चिपकेगा बार बार, लाइक ऑफ फ्यूजन डिफेक्ट, पोटेंशियल फॉर आर्क स्ट्राइक, स्लैग इंक्लूजन, अनस्टेबल आर्क कंडीशन, इरेगुलर बिल्ड बीट शेप, लगभग में सेम ही डिफेक्ट इसमें भी बताए हैं, दो तीन, एक दो अलग है, बाकी सब एम्पियर एंड वोल्टेज का सेम ही है। एंड अगर ज्यादा होगा आर्क वोल्टेज तो क्या प्रॉब्लम आया, एक्सेसिव एस्पेक्टर उसमें भी ज्यादा हो रहा है, इसमें भी ज्यादा हो जाएगा, पोरोसिटी मारेगा, आर्क वांडर होगा, इरेगुलर बेल्ट बीट शेप हो जाएगा, स्लैग इंक्लूजन, फ्लूइड बेल्ट पुल मेकिंग पोजिशनल बिल्डिंग, वही सेम चीज है। एम्पियर और वोल्टेज दोनों मतलब WPS के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नॉर्मल आर्क वोल्टेज, normal arc length, building amperage. ओके, अभी बात करते हैं ट्रेवल स्पीड। द रेट ऑफ वेल्ड प्रोग्रेशन द थर्ड फैक्टर ऑफ द अफेक्ट हीट इनपुट एंड देयरफॉर मेटलर्जिकल एंड मैकेनिकल कंडीशन। जो आपका बेल्ट का प्रोग्रेशन है वो ट्रेवल स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड थर्ड फैक्टर इफेक्ट है हीट इनपुट, ट्रेवल स्पीड हीट इनपुट को भी इफेक्ट करेगा। ट्रेवल स्पीड अगर टू फास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा है आपका ट्रेवल स्पीड, तो क्या होगा, आपका जो बेल्ट बीड है वो पतला बनेगा, फास्ट कूलिंग होगा, आप जल्दी से मार के चले गए तो आपका जॉइंट जल्दी ठंडा हो जाएगा, स्लैग इंक्लूजन आ जाएगा, अंडर कट आएगा, पुअर फ्यूजन हो जाएगा, एंड पेनिट्रेशन की कमी। एंड अगर आपका ट्रेवल स्पीड बहुत ज्यादा है तो कोल्ड लैप, एक्सेस बेल्ट डिपोजिशन, मतलब बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा। इरेगुलर बीट शिप अंडर कट, बीट जो है ना वो एकदम क्लियर नहीं रहेगी, अंडर कट आ जाएगा। पोलैरिटी टाइप ऑफ करंट। ओके, अभी पोलैरिटी की बात करते हैं। पोलैरिटी विल डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द बिल्डिंग आर्क। द परफेक्ट polarity of MHW system depend on primarily on the electrode being used, the desired properties of the belt। इसका बोलने का मतलब ये है कि MM में W में आपको कौन सा पोलैरिटी यूज करना है वो भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पे। ओके, डायरेक्ट करंट DC, डायरेक्ट करंट इज द मस्ट, डायरेक्ट करंट इज द फ्लो ऑफ करंट इन द वन डायरेक्शन एंड
for MMA welding it refer to the polarity of the electrode. डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव DCEP मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मतलब होल्डर जो रहेगा वो पॉजिटिव में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रोड इज द पॉजिटिव पोल द वेल्डिंग सर्किट द वर्कपीस बिकम द नेगेटिव पोल। उसका बोलने का मतलब ये है कि होल्डर को पॉजिटिव में लगाया एंड पीस को नेगेटिव में लगाया। इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन इज वन फॉर्म इज फ्रॉम द वर्कपीस टू द इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होल्डर से होते हुए जॉब में जाएगा। When the electrode is positive charge and the workpiece is negative charge, the 2/3 of the available heat energy is the tip of the electrode, with the remaining third being generated in the parent metal, resulting in the increase of weld penetration. 2/3 का मतलब ये है कि 70% जो हीट है वो इलेक्ट्रोड के टिप पे रहेगा और बाकी का जो रिमेनिंग थर्ड विंग जनरेटर और बाकी का जो हीट रहेगा वो जॉब के ऊपर पड़ेगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मतलब जो अगर आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव में रख रहे हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है मतलब एम्पियर बोलो या वोल्टेज बोलो वो 66% जाएगा प्लस वाले में एंड माइनस में 33% पावर या करंट जाएगा, ऐसा है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, अभी पॉजिटिव में होल्डर लगाया तो ठीक है, वो ये वाला इश्यू है, बट अभी अगर पॉजिटिव में लगाया डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, अगर निगेटिव में लगाया DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, व्हेन द इलेक्ट्रोड इज इन द नेगेटिव पोल ऑफ द वेल्डिंग सर्किट द वर्कपीस बिकम द पॉजिटिव पोल मतलब आपने होल्डर को नेगेटिव में लगा दिया तो अभी जो पॉजिटिव हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द वर्कपीस, इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द वर्कपीस एंड electron flow direction is from the workpiece to the electrode. Okay, I have a confusion here something. Where is confusion? DCEP, DCEN. Okay, electron flow direction and electron flow direction from the electrode to workpiece. Electron flow direction workpiece to electrode. Okay, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। सपोज यहाँ पे DCEP में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था और वर्कपीस नेगेटिव था, तो वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड, तो वर्कपीस से इलेक्ट्रोड में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। इसमें भी वही बात बोली है, मैं आपको पहले ही बताया कि आप का जो माइनस में रहेगा वो 33% एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंड 66% पॉजिटिव। डायरेक्ट करंट विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड DC negative cause the heat to build up on the electrode, increase the electrode melting rate and decreasing the depth of weld penetration depth. When using DC, the welding arc can be affected by arc blow. The deflection of the arc from its normal path due to the magnetic आर्क ब्लो। ये एक ऐसा प्रॉब्लम आता है वेल्डिंग मारते समय कि आपका आर्क जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, इधर उधर भागते रहता है। जैसे मोमबत्ती जल रही हो और उसमें फूंक मारो तो इधर उधर होता है, वैसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मेजरली DC में ही होता है, AC में आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इसका समाधान क्या है कि अगर आपका आर्क ब्लो आ रहा है तो आपका जो अर्थिंग है वो अगर
दूर लगा हुआ है तो नज़दीक लगा के देखेंगे या फिर उसका जगह चेंज करके देखेंगे, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसका सॉल्व होता है, ऐसा है। नहीं तो अगर एसी यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ओके, एसी अल्टरनेटिंग करंट। चलो अभी हम लोग मेन मेन देखते हैं, ये सब हटाते हैं। टाइप ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। ओके, एक होता है रूटाइल, तीन टाइप के होते हैं एक्चुअली। एक होता है रूटाइल इलेक्ट्रोड, contain a high proportion of titanium oxide rutile in the coating which promotes easy arc ignition। ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, ये रूटाइल इलेक्ट्रोड में टाइटेनियम ऑक्साइड कोटेड रहता है, जो इग्निशन मतलब उसको जलाने के काम में यूज किया, मतलब जैसे आर्क स्ट्राइक करना है ना, तो वहां पे ये टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, मतलब वो हेल्प करता है टाइटेनियम ऑक्साइड। स्मूथ आर्क ऑपरेशन एंड लो स्पेक्टर, रूटाइल इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्मूथ आर्क जलता है एंड स्पेक्टर जो है लो रहता है। These electrodes are general purpose with good welding characteristics and can be used with AC and DC। दोनों में यूज कर सकते हैं, AC एंड DC एंड ऑल पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो उसमें रूटाइल इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड आर स्पेशली सुटेबल फॉर वेल्डिंग फिलेट ज्वाइंट इन द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन। इसका मतलब कहने का मतलब है, ये जो रूटाइल टाइप का इलेक्ट्रोड है वो अच्छे से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन में काम करते हैं। फीचर क्या है इसके देख लेते हैं। मॉडरेट बिल्ड मेटल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, गुड बेस्ड गुड बीट प्रोफाइल, ओके, पोजिशनल वेल्डिंग कंटेंट, ओके, इजिली रिमूवेबल स्लैग। वही मतलब इसका जो स्लैग है इजिली निकल जाता है एंड पोजिशनल वेल्डिंग पॉसिबल है, कोई भी पोजीशन में मार सकते हैं, गुड बीट अच्छी बीट आती है, तो वही सब फीचर लिखा हुआ है। एंड बेसिक इलेक्ट्रोड, एक तीन टाइप के मैं बोला, तो अभी एक रूटाइल हो गया एंड बेसिक इलेक्ट्रोड एक हो गया, एंड एक इधर हो गया सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड। तो अभी हम लोग बेसिक देखते हैं। बेसिक में क्या होता है, कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन एंड कैल्शियम फ्लोराइड इन द कोटिंग मेकिंग द स्लैग कोटिंग फॉर फ्लूइड। देखो जो आपका जिस मटेरियल का बिल्डिंग मारने वाले हो, उस मटेरियल का जो बीच का वो जो वायर के जैसा रहता है ना, वो तो उसी मटेरियल का बना रहेगा। बट जो कंटेन है हाई प्रोफेसर कैल्शियम, जो उसके ऊपर जो फ्लक्स रहता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन एंड कैल्शियम फ्लोराइड इन द कोटिंग, कैल्शियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट का कोटिंग रहता है मेकिंग द स्लैग, स्लैग की कोटिंग में। मोर फ्लूइड देन रूटाइल कोटिंग, जो रूटाइल की कोटिंग होती है, रूटाइल इलेक्ट्रोड जो होते हैं, उससे अच्छा फ्लो रहता है इसका बेसिक इलेक्ट्रोड का। ओके, दिस इज आल्सो फास्ट फ्रीजिंग व्हिच असिस्ट बिल्डिंग इन द वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन। मतलब ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है एंड बहुत जल्दी मतलब बीड बन जाती है, फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो मतलब ठंडा तो नहीं बोल सकते कि मतलब ठंडा होना भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो क्रैक वगैरह आने के चांसेस है। तो फ्रीजिंग का मतलब सिनोनिम मीन्स बहुत जल्दी वो पकड़ लेता है जॉइंट को, ठीक है। तो इसके लिए ये वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजीशन में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वहां पे जरूरत होती है कि हाँ ऊपर से मटेरियल नीचे टपक ना जाए, इसके लिए ये बेसिक इलेक्ट्रोड बहुत अच्छा है। These electrodes are used for welding medium and heavy section fabrication where higher weld quality, good mechanical properties and resistant to cracking due to high resistance are required। ओके, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। फीचर क्या है, लो हाइड्रोजन वेल्ड मेटल। लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन की ही वजह से जो वेल्ड बीड होता है उसमें पोरोसिटी या फिर पिन होल वगैरह ये सब आ जाता है, ये हाइड्रोजन की वजह से। तो इसमें लो हाइड्रोजन बता रहा है, तो मतलब इसमें वो डिफेक्ट आने के चांसेस कम है। रिक्वायर्ड हाई वेल्डिंग करंट स्पीड, इसमें जो करंट है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा एंड स्पीड भी ज्यादा रहती है। पुअर बीड
प्रोफाइल कन्वेक्स एंड क्रॉस सरफेस। जिस तरीके से इसमें भी रूटाइल इलेक्ट्रोड में बीड बनेगी एकदम अच्छे से, गुड बीड प्रोफाइल, बट इसमें जो है बेसिक इलेक्ट्रोड में आपका जो बीड है वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कभी जो वेल्डर लोग रहेगा तो पहला रूटाइल यूज किया या किसी कंपनी में करता था, फिर किसी दूसरी कंपनी में चेंज किया, वहाँ पे तो बेसिक इलेक्ट्रोड अभी मिल गया, तो वहाँ पे वेल्डिंग बीट अच्छी नहीं आएगी, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मतलब वो इलेक्ट्रोड का करेक्टर ही वैसा है। ठीक है, एंड स्लैग रिमूवेबल डिफिकल्ट, मतलब स्लैग भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये इस बेसिक इलेक्ट्रोड के नुकसान है, बट ओवरहेड एट वर्टिकल के लिए वेल्डिंग मारने के लिए अच्छा है। अभी वो रूटाइल टाइप का ये वाला इलेक्ट्रोड मारने जाएंगे तो भी तो प्रॉब्लम है ना भाई। इसका वेल्डिंग बीट तो अच्छा आता है, बट ये हाई फ्रीजिंग टाइम नहीं है इसका, तो इसकी वजह से ये मटेरियल नीचे टपक जाएगा। बट बेसिक जो रहेगा इसका फ्रीजिंग, फास्ट फ्रीजिंग है, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी से फ्रीज होएगा, मटेरियल टपकेगा नहीं। अभी देखते हैं सेलुलोज इलेक्ट्रोड क्या होता है। contain a high proportion of cellulose in the coating and are characterized by a deeply penetrating arc and rapid burn off rate giving high welding speed. Okay, weld deposit can be coarse and with fluid slag. Okay, dislagging can be difficult. These electrode are easy to use in any position, कोई भी पोजीशन में वेल्डिंग यूज कर सकते हैं, एंड आर नोटेड फॉर देयर यूज इन द स्टोव पाइप वेल्डिंग टेक्निक। स्टोव पाइप वेल्डिंग टेक्निक के लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है। फीचर क्या है? डीप पेनिट्रेशन इन ऑल पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो ज्यादा पेनिट्रेशन चाहिए तो ये सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। सुटेबल फॉर वर्टिकल डाउन वेल्डिंग, वर्टिकल में जो सपोज दैट ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में डाउन नीचे, जनरली क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ बिल्डिंग मारते हैं, ठीक है, वर्टिकल में। बट इसमें क्या है, सुटेबल फॉर वर्टिकल डाउन वेल्डिंग, ऊपर से नीचे की तरफ मार सकते हैं इसमें वेल्डिंग सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड में। रीजनेबली गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसका जो प्रॉपर्टीज है ओके ओके गुड है। हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन जनरेटर, रिस्क ऑफ क्रैकिंग HAZ। इसका मतलब ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन है ना वो भी बहुत ज्यादा रहेगा, जिससे पोरोसिटी वगैरह मारने के चांसेस ज्यादा हैं सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड में। बट एंड HAZ का मीन्स होता है हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन में क्रैक आने के चांसेस है, मतलब इसमें हाई करंट यूज होता है तो HAZ बढ़ेगा। जितना ज्यादा हाई करंट यूज होगा एंड स्लो स्पीड रहेगा तो HAZ बढ़ेगा, हीट अफेक्टेड जोन बढ़ेगा, एंड वहां पे क्रैकिंग आने के चांसेस है। ओके, विद इन दीज थ्री जेनिक ग्रुप सब ग्रुप कवर्ड विद इलेक्ट्रोड रेंज ऑफ CDC पावर। ओके, अभी हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। When compared with semi-automatic welding process, MMA has a low of approximately 30%. Manual semi-automatic MIG of is about 60%. With fully automated is region of 90%. A welding process can be directly linked to productivity. Okay, ये प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है कि अगर सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस रहेगा तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 30% का प्रोडक्शन, एंड मैनुअल सेमी ऑटोमेटिक में 60% का प्रोडक्शन। विथ फुली ऑटोमेटेड रहेगा तो 90% का प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा ऑटोमेटिक उतना बड़ा प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग फैक्टर शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ the term duty cycle, which is safety value given in the percentage of time a conductor can carry a current and is given a specific current at 60 and 100% of 10 minutes. For example, 350 ampere 60% and 300 ampere 100%। ओके, वो चीज़ हमको समझ में नहीं आई तो मैं जाने देता हूँ उसको।
ओके, समरी ऑफ MMAW या RSMAW। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा संक्षेप में बताएगा इसकी क्या है क्या नहीं है। ओके, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। कितना मिनट का वीडियो हो गया? ओ माय गॉड, आधे घंटे का हो गया। समरी ऑफ MMAW SMAW इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। ओके, इक्विपमेंट उसमें उपकरण क्या क्या लगने वाले हैं वो सब। ट्रांसफार्मर लगेगा, रेक्टिफायर, जनरेटर, इन्वर्टर, मतलब ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर, जनरेटर या इन्वर्टर, इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। ओके, पावर एंड पावर रिटर्न केबल, मतलब आपका ये एक अर्थिंग एंड एक होल्डर का जो केबल है वो लगेगा। एंड इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर लगेगा। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग मारने के लिए लगेगा। करेक्ट वाइजर ग्लास, आपका जो हेलमेट है जिससे हम लोग देख के वेल्डिंग करेंगे, वो क्या बोल रहे हैं, करेक्ट वाइजर ग्लास। मतलब उसमें भी कुछ नंबर आते हैं, 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर यूज करें वो अच्छा है, बट आपको दिखना चाहिए क्लियरली। आपको जितने नंबर में दिख रहा है उतना नंबर यूज करो। ठीक है, सेफ्टी क्लोथिंग एंड गुड एक्सटेंशन, कुछ सेफ्टी के जो कपड़े वगैरह है वो पहनने चाहिए। ओके, जैसे ग्लव्स हो गया, एप्रन हो गया, इसमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये आर का स्पेटर अपने शरीर पे पड़ेगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, पैरामीटर इंस्पेक्शन पॉइंट क्या है, एम्पेयर चेक करना है, ओसीबी एंड एसीडीसी एंड पोलैरिटी चेक करना है। ये तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। एसीडी मतलब हर चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। पेरेज भी चेक करना है, ओसीबी भी चेक करना है, एसीडीसी एंड पोलैरिटी भी चेक करना है। एसी है, डीसी है, पोलैरिटी क्या है। स्पीड ऑफ ट्रेवल, मोस्टली लोग इस पे नहीं ध्यान देते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेवल क्या रहेगा, बट इस पे ध्यान देना चाहिए एक्चुअली। कितना भी वेल्डर जितना वेल्डर प्रैक्टिस करेगा तो जितना अच्छा ध्यान इस पे देगा स्पीड ऑफ ट्रेवल पे, उतना ही ठीक रहेगा, उसको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड टाइप एंड डायमीटर, इलेक्ट्रोड कितना डाया का है और कौन सा है वो ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ड्यूटी साइकिल कितना है, इलेक्ट्रोड कंडीशन कैसा है, वो अच्छा है, प्रॉपर हीट हुआ है कि नहीं हुआ है वो ध्यान देना चाहिए। कनेक्शन कैसा है, इंसुलेशन स्टेशन, एनी स्पेशल इलेक्ट्रोड ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रोड में अगर कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो भी करना चाहिए। फिर आता है टिपिकल वेल्डिंग इम्परफेक्शन, स्लैग इंक्लूजन कॉज बाय पुअर वेल्डिंग टेक्निक और इनसफिशिएंट इंटर रन क्लीनिंग। इसका बोलने का मतलब ये है कि जो स्लैग इंक्लूजन है वो उससे क्या होता है, पुअर वेल्डिंग टेक्निक और इनसफिशिएंट इंटर रन क्लीनिंग, मतलब जो वेल्डिंग है वो पुअर हो जाएगी एंड जब भी बीच में वेल्डिंग मार रहे हैं तो उसमें साफ सफाई चाहिए। पोरोसिटी फॉर्म यूजिंग डैम्प और डैमेज इलेक्ट्रोड आर व्हेन वेल्डिंग कंटेमिनेटेड आर अनक्लीन। ये जो पोरोसिटी है वो क्यों आता है, इसके लिए वो बोल रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो डैमेज होगा या फिर डैम्प होगा आर व्हेन वेल्डिंग, आपका जो वेल्डिंग जहाँ पे मार रहे हो वो प्रॉपर से क्लीन नहीं है, इसके लिए पोरोसिटी आने के चांसेस है। ओके, वहाँ पे कुछ ऑयल ग्रीस तेल वगैरह अगर लगा रहेगा तो भी वो पोरोसिटी आएगा। लाइक अब रूट फ्यूजन or penetration caused by incorrect setting of ampere, root gap or phase width। ओके, ये जो लैक ऑफ रूट फ्यूजन और पेनिट्रेशन है जिसका किसकी कमी से आता है, मतलब क्या रीजन रहेगा, आपका इनकरेक्ट सेटिंग रहेगा एम्पियर का, या फिर रूट गैप और फेस बिट। रूट गैप आपका दोनों पीस के बीच में जो गैप रहेगा वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गया तो भी प्रॉपर फ्यूजन नहीं होगा। फेस बिड्थ, आपका जो बिड्थ फेस है वो भी समथिंग अराउंड 1.5 से 2 mm तक रहता है, डिपेंड अपॉन थिकनेस, तो उसके हिसाब से देखना रहता है। अंडर कट क्यों आता है भाई, अंडर कट एम्पियर इज टू हाई तो अंडर कट आएगा द पोजिशन ऑफ बाई पुअर वेल्डिंग। अगर पोजीशन अच्छा नहीं है एंड तो भी बिल्डिंग आए ओ पुअर बिल्डिंग आएगा। ट्रेवल स्पीड टू फास्ट और स्लो, आपका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, स्लो हो गया। आर्क लेंथ भी डिपेंड करता है। आर्क लेंथ 3 टाइप के आर्क लेंथ होते हैं, एक शॉर्ट एंड एक मीडियम, शॉर्ट एंड मीडियम एंड एक लॉन्ग। तो जितना ज़्यादा लॉन्ग करेंगे उतना ही ज़्यादा स्पटर उड़ेगा, तो
कोशिश करें कि मीडियम आर्क लेंथ का यूज करें। देयरफॉर वोल्टेज वेरिएशन पर्सनली डू द एक्सेसिव बीविंग। एक्सेसिव बीविंग मीन्स आप किस तरीके से बीविंग कर रहे हो। बीविंग कैसा करते, ऐसे ऐसे बीविंग करते हैं ना, ये बीविंग होता है अर्धचंद्र। तो आप बीविंग कैसा कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। ओके, देन अभी आते हैं हम लोग किधर से, आर्क स्ट्राइक। आर्क स्ट्राइक कॉज बाय इनकरेक्ट आर्क स्ट्राइक प्रोसीजर आर लैक ऑफ स्किल। आर्क स्ट्राइक आपको कैसा करना, मतलब जब भी आप जला रहे हो ना, तो आर्क स्ट्राइक करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जो प्रोसीजर के हिसाब से आर्क स्ट्राइक करना रहता है। तो जो अच्छे से सीखा नहीं होगा, लैक ऑफ स्किल होगा, वो इनकरेक्ट तरीके से आर्क स्ट्राइक करेगा। तो जो करेक्ट तरीका है उस तरीके से आर्क स्ट्राइक करना चाहिए। अभी इस लेसन में आगे आएगा कि कैसे आर्क स्ट्राइक करना है, वो सब भी आगे बताया जाएगा। These may also be caused by incorrectly fitted। आपका जो आर्क स्ट्राइक का प्रॉब्लम है वो प्रॉपर फिट नहीं है तो भी आर्क स्ट्राइक गड़बड़ हो सकता है। सिक्योर्ड पावर रिटर्न लीड क्लैम्प, क्लैम्प वगैरह बराबर नहीं है। ये अर्थिंग में, अर्थिंग की बात कर रहा है। सिक्योर्ड पावर रिटर्न, जो पावर रिटर्न मीन्स अर्थिंग जो होता है ना हमारा, तो वो प्रॉपर नहीं है, इसके लिए आर्क स्ट्राइक बराबर नहीं होगा। हाइड्रोजन क्रैक caused by the use of incorrect इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन जो क्रैक है वो आपने गलत रोड उठा के गलत मटेरियल पे मार दिया तो ये हाइड्रोजन क्रैक आएगा। बेकिंग प्रोसीजर एंड किसी, अगर उस इलेक्ट्रोड को बेकिंग की जरूरत है, प्रोसीजर में है, बेकिंग प्रोसीजर की जरूरत है और आपने वो नहीं किया तो हाइड्रोजन क्रैक आएगा। आर कंट्रोल ऑफ बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में मैं ऊपर बताया था कि क्या है क्या नहीं है। ओके, successful welding with a MMAW process is reliant on number of factors, not least of which of the skill required the process of sound weld. This is dependent on the welder ability to match the arc length distance from the tip and the electrode to the workpiece। इसके बोलने का मतलब ये है कि MMAW का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है वेल्डर की एबिलिटी के ऊपर, स्किल के ऊपर, कि वो कैसे आर्क लेंथ को मेंटेन करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द टिप एंड इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं आई थिंक स्टिक आउट, वो कैसे कंट्रोल करता है। टू द बर्न ऑफ रेट, रेट ऑफ विच द इलेक्ट्रोड इज कंज्यूम, कौन सा इलेक्ट्रोड मार रहा है, वो सब भी उस वेल्डर पे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, फील्ड आर शॉप यूज, फील्ड आर शॉप यूज, रेंज ऑफ कंज्यूमेबल, ऑल पोजिशनल, वेरी पोर्टेबल, सिंपल इक्विपमेंट। मतलब ये MMAW वेल्डिंग है वो कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, चाहे फील्ड में यूज करो, चाहे साइड पे लेके जाओ, चाहे अपनी दुकान में यूज करो, कोई मुश्किल नहीं है। रेंज ऑफ कंज्यूमेबल है, कई कई सारे मटेरियल में यूज होता है, कोई भी पोजीशन में मारो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी पोर्टेबल, कहीं भी लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एंड डिसएडवांटेज क्या है इसके, हाई स्किल फैक्टर रिक्वायर्ड, मतलब इसको मानने के लिए जो वेल्डर है वो हाई स्किल वाला होना चाहिए। ठीक है, आर्क स्ट्राइक स्लैग इंक्लूजन, इसमें आर्क स्ट्राइक करना पड़ता है, स्लैग इंक्लूजन का डिफेक्ट आता है, ये डिसएडवांटेज है। लो ऑपरेटिंग फैक्टर है। ओके, हाई लेवल ऑफ जनरेटर फ्यूम, धुआं भी बहुत ज्यादा उड़ता है। एंड हाइड्रोजन कंट्रोल, हाइड्रोजन कंट्रोल करना पड़ता है। हाइड्रोजन कंट्रोल, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है ना वो बहुत ज़्यादा नम हो गया। आपने जब भी इलेक्ट्रोड का बंडल खोल दिया फिर उसके बाद में 1-2 दिन उसको रख दिया, अगर सपोज जब बारिश का मौसम है तो उसके अंदर नमी घुस जाएगी। ठीक है, जब नमी हो जाएगी ना तो उसमें हाइड्रोजन उसके बीच में घुस जाएगा। जब भी हाइड्रोजन चला जाएगा तो जब भी आप उससे वेल्डिंग मारोगे तो पोरोसिटी मार देगा। आप कोई भी मटेरियल होगा तो आपने प्री हीट का नाम सुना होगा, वो प्री हीट क्यों करते हैं, वो मटेरियल से हाइड्रोजन को निकालने के लिए प्री हीट का यूज किया जाता है। ओके,
ओके, बिल्डिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव, MMAW प्रिंसिपल, ये तो मैंने आपको इधर दिखाया है कि प्रिंसिपल क्या क्या है। ओके, फिर मेन फीचर क्या है, शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय, मतलब फ्लश के द्वारा शील्डिंग किया जाता है। इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूमेबल होता है, मैनुअल प्रोसेस है, मतलब हाथ से मारना पड़ता है। बिल्डर कंट्रोल, बिल्डर क्या कंट्रोल करेगा, आर्क लेंथ कंट्रोल करेगा, आर्क लेंथ कंट्रोल करेगा, एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड, आर्क लेंथ, एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड का एंगल कितना बोला था मैं, कितना उधर लिखा हुआ था, 85, 75 टू 85, इतना होना चाहिए। स्पीड ऑफ ट्रेवल, स्पीड मेंटेन करना रहता है, एंड करंट का सेटिंग। बिल्डर लोगों को ये चार चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि आर्क लेंथ, एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड, स्पीड ऑफ ट्रेवल एंड करंट सेटिंग। ओके, फिर यहाँ पे ये इमेज आपको ऐसे याद दिलाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। एंड MMAW वेरिएबल्स क्या है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। एंड पोलैरिटी, करंट एंड पोलैरिटी, एंड ये कैरेक्टर है इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑन पेनिट्रेशन। ओके, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। DC पॉजिटिव, ये है जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो DC पॉजिटिव है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोड है, सॉरी, हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव में लगा हुआ है, यानी कि इधर 70% का हीट इसके ऊपर आ रहा है एंड 30% का हीट जॉब के ऊपर आ रहा है। अगर DC निगेटिव है तो 30% इलेक्ट्रोड के ऊपर आ रहा है। अगर तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड है वो निगेटिव में लगा हुआ है, DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, तो आपका जो हीट जनरेशन है वो 30% इलेक्ट्रोड पे होगा, 70% इसमें होगा जॉब में। जब देखो इधर प्लस में लगा हुआ है ना, तो जिधर प्लस में होगा वो 70%, कहीं पे 70% लिखा हुआ है, कहीं पे 66% लिखा है। ओके, ITI की थ्योरी में 76 लिखा है, NSQ ऑफ लेवल 4 में उसमें 76% लिखा है। यहाँ पे ये शिप का है, ये 70% यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैं इसको वैल्यू देता हूँ, ये 70% आज के बाद मैं मान के चल रहा हूँ। क्या, एंड AC में क्या होता है, 50-50% है। यहाँ पे 30-70 का रूल नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जो AC वाला है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सपोज दैट, ओह सॉरी, अभी जो आपका करंट चलेगा ना, तो ऊपर जाएगा, अप डाउन, अप डाउन, ऐसा होता है। ठीक है, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसके लिए यहाँ पे 50-50, 50-50, 50-50, इस तरीके से काम करता है। इसके लिए इधर 70-30 का रूल काम नहीं करता है। ओके, एंड आयन ग्रेटर डेंसिटी हैवियर इंक्रीज सरफेस इम्पैक्ट, इलेक्ट्रॉन जनरेट ग्रेटर हीट। जो हीट होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया जाता है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से आएगा, तभी तो यहाँ पे स्पार्क होता है इलेक्ट्रॉन की ही वजह से। तो इसके लिए वहां पे हीट पैदा हो जाता है। आयन जनरेटर डेंसिटी हैवियर इक्वल टू इंक्रीज सरफेस इम्पैक्ट। ओके, मुझे नहीं समझ में आया क्या लिखा। ट्रेवल स्पीड, हम्म, अभी हम लोग जो उधर ऊपर पढ़ चुके हैं वही चीज इधर भी लिखी हुई है यहाँ पे, मतलब ये रिवीजन के लिए दे रखा है। ट्रेवल स्पीड कंट्रोल बाय वेल्डर, often measured by run out length, is time to operate single road fairly standard at constant current too low। अभी मैं इसको पहले भी दिखा चुका हूँ, तो पढ़ा चुका हूँ, तो मुश्किल नहीं है। फिर पैरामीटर की सेटिंग है, ये देखो, लेफ्ट टू राइट, गुड कंडीशन, करंट टू लो, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट हो गया एंड ये राइट हो गया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये,
ऐसा है। ओके, गुड कंडीशन, ये जो हमारा जो बीड है ये गुड कंडीशन में है। करंट टू लो, देखो इसमें करंट जो है वो लो है, कम करंट हो गया, इसके लिए ये बीड ऐसा आया। ओके, करंट टू हाई, देखो साला स्पेटर वगैरह सब आ गए इसमें, ठीक है। आर्क लेंथ टू शॉर्ट, ये देखो आर्क लेंथ कम कर दिया इसमें, तो ऐसा हो गया। एंड आर्क लेंथ टू लॉन्ग, तो ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें भी स्पेक्टर देखो इधर उधर आ गया। एंड ट्रेवल टू स्लो, ट्रेवल टू स्लो रहेगा, बीड मोटा हो जाएगा। एंड ट्रेवल टू फास्ट, बीड पतला होगा। ओके, मुझे लगता है वो ये चीजें समझ में आएगी, मुश्किल नहीं है। फिर क्या है, एक सेशन तो बहुत लंबा जा रहा है। ओके, ऑपरेटिव फैक्टर ऑफ एमएमएडब्ल्यू, Belden needs time to change electrode. Also had the slag weld beat and grind any imperfection. मतलब बेल्ट बीट को डी स्लैग करना चाहिए, मतलब स्लैग वहां से हटाना चाहिए अगर जरूरत हो तो, ग्राइंडिंग भी मारना चाहिए, ठीक है। एंड मे बी रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इंटरपास टेम्परेचर, इंटरपास टेम्परेचर भी चेक करना चाहिए। इंस्पेक्शन विल बी रिक्वायर्ड, इंस्पेक्शन करना चाहिए। ऑन लॉन्ग वेल्डर हैज टू रीपोजिशन all reposition on long runs, welder has to reposition all reduced time build metal is deposited, arc time percentage to total time is operating factor, or MMA this is rarely above 30%। ओके, मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया। मोस्ट काउज बिल्डिंग डिफेक्ट क्या होते हैं? मोस्ट काउज बाई लैक ऑफ बिल्डर स्किल, बिल्डिंग डिफेक्ट क्यों आते हैं? तो वो बिल्डर की लैक ऑफ बिल्डर स्किल, इनकरेक्ट सेटिंग एंड इक्विपमेंट अच्छा नहीं है, या फिर करंट के सेटिंग अच्छा नहीं है, तो आएगा वो डिफेक्ट। एंड इनकरेक्ट यूज आर ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, आपने जो इलेक्ट्रोड है वो गलत यूज कर लिया तो भी, या फिर ट्रीटमेंट अलग कर दिया तो भी डिफेक्ट आता है। एंड डिफेक्ट कौन कौन से आते हैं? इसलाइक इंक्लूजन, आर्क स्ट्राइक, पोरोसिटी, अंडरकट, शेप डिफेक्ट, ओवरलैप, एक्सेशन, रूट पेनिट्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भाई साहब, चलो मैं थोड़ा लंबा जल्दी जल्दी खींचता हूँ। ओके, हाँ एडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज। फील्ड और सोप, एडवांटेज वगैरह पढ़ा चुके हैं यार, ये सब वही चीज है। ये देखो पैकेजिंग कैसे रहती है, प्लास्टिक फॉयल सील्ड, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की यार। टिन कैन में रहता है सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड। ओके ओके, थोड़ा सा इसमें देखने की जरूरत है। जो रोटाइल बेस्ड इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, उसका जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक फॉयल सील्ड का कार्डबोर्ड बॉक्स रहता है ऐसा, मतलब अंदर से प्लास्टिक, फिर ऊपर से ऐसा कार्डबोर्ड टाइप का रहेगा, फिर ऊपर से ये लेयर रहेगा। इसमें रोटाइल रहता है, जनरल पर्पज है बेसिक इलेक्ट्रोड, बेसिक भी एंड रोटाइल भी। एंड टिन कैन जो रहेगा उसमें सेलुलोज इलेक्ट्रोड रहेगा। वैक्यूम सील्ड पैक, एक्स्ट्रा लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो लो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड रहेंगे वो वैक्यूम पैक रहेंगे, ताकि उसमें एयर वगैरह ना जा पाए। अभी क्या है भाई साहब, सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड, रोटाइल इलेक्ट्रोड एंड रोटाइल हाई रिकवरी इलेक्ट्रोड, बेसिक इलेक्ट्रोड। अरे यार ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, ये टिक बिल्डिंग पे आ गए हम लोग। टाइम कितना हो गया? ओके, चलो आगे का ये मैं दूसरे पार्ट में डाल देता हूँ, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा यार, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।